अक्वानियम एक्सप्रेस पेश करता है अक्वल साइकिल का नटशेल, मानव सभ्यता की 84 साला ताल। हिंदी संस्करण 2024। इस किताब के लेखक और पढ़नायक हैं अमजद फारूक, बाबाए अक्वल साइकिल। देवियों और सज्जनों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और प्रणाम। इस खोज ए मिलेनियम में आप सबका स्वागत है, जो निस्संदेह आकाशीय दुनिया के साथ अपने संबंधों के बारे में मानवता की समझ को बदल देगी, एक ऐसे तरीके से जिसे 16वीं सदी में कोपरनिकस द्वारा सूर्य केंद्रीयता की खोज के बाद से आज तक महसूस नहीं किया गया है। तो आइए हम इस उत्कृष्ट कृति की सामग्री से शुरुआत करें। एग्जिबिट 1, ये अक्वल साइकिल क्या बला है। एग्जिबिट 2, मुझे अक्वल साइकिल के बारे में ज्ञान क्यों होना चाहिए। एग्जिबिट 3, अक्वल साइकिल देश देश की दास्तान क्यों है। एग्जिबिट 4, अक्वल साइकिल बढ़ती और घटती क्यों है। एग्जिबिट 5, आकाशीय शक्तियां अक्वल साइकिल को कैसे चलाती हैं। एग्जिबिट 6, क्या अक्वल साइकिल का मंत्र स्टोकास्टिक है या डिटर्मिनिस्टिक। एग्जिबिट 7, अक्वल साइकिल का अन्नुस होरिबिलिस क्या है। एग्जिबिट 8, अक्वल साइकिल का मंत्र व्यक्तिगत स्तर पर हमारे भाग्य का निर्धारण कैसे करता है। और एग्जिबिट 9, अगले चंद दशकों में अक्वल साइकिल हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। अच्छा, मलाई मार के एक गर्मा गर्म चाय का प्याला ले आएं और इस वास्तविक जीवन के नाटक का सिर्फ अपने कानों से आनंद ही नहीं बल्कि मिलिंद भी लें, जो औसतन हर 84 साल में एक बार हमारे किनारों पर अपने अंत पर पहुंचता है। आप अक्वल साइकिल का नटशेल सुन रहे हैं अमजद फारूक के साथ। और अब एग्जिबिट 1, ये अक्वल साइकिल क्या बला है। पिछले कुछ दशकों से लेकर दुनिया का अधिकांश हिस्सा एक तेज पतन में रहा है और हर गुजरते साल के साथ ऐसा लगता है कि यह एक नई नादिर पर पहुंच रहा है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। किसी को आश्चर्य होता है कि क्या यह नया सामान्य है या क्या चल रहा पागलपन अंततः समाप्त हो जाएगा ताकि एक उज्जवल सुबह की शुरुआत हो सके। सौभाग्य से प्रकृति माँ ने हमें अक्वल साइकिल नाम की एक अब तक अज्ञात घटना का आशीर्वाद दिया है, जो हमारे समाज को पुनर्जीवित करने में मदद करती है जब हम भटक जाते हैं, जैसा कि आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में हो रहा है। लातिनी भाषा से गढ़ा गया अक्वल शब्द का शाब्दिक अर्थ है 84 साल। जिस तरह से दैनिक साइकिल हमें काम पर एक व्यस्त दिन के बाद रात के दौरान हमारी बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए एक अनिवार्य तंत्र पेश करती है, उसी तरह अक्वल साइकिल हमारे समाज को रीबूट करने के लिए समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह औसतन 84 साल के दौरान भ्रष्ट और बेकार हो जाता है। बचपन से ही हमने न केवल यह कहावत सुनी है कि इतिहास चक्रीय होता है, बल्कि इसे बार बार हमारे गले के नीचे भी उतारा गया है। खैर, हमारे गुरु और संरक्षक के पास इतिहास की एक कुंजी रही होगी, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि इतिहास वाकई अक्वल चक्रीय है। यह हमारी अनिश्चित सभ्यता पर अक्वल साइकिल के अपरिहार्य मंत्र के सौजन्य से ठीक औसतन 84 साल बाद एक चक्कर मारता है। संक्षेप में, अक्वल साइकिल एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में हमारे अपने समय के चल रहे सामाजिक और राजनीतिक परीक्षणों और क्लेशों को समझने के लिए कार्य करती है, जो 20वीं सदी के दूसरे अर्ध से हमारे हालिया अतीत की मीठी यादों के लिए एक खेदजनक तड़प को प्राप्त करते हैं। आज लगभग सभी राष्ट्र क्यों एक नादिर पर पहुंच गए हैं, जैसे कि वे कूल्हे से जुड़े हुए हों। आज लगभग सभी देश एक साथ सामाजिक पतन का अनुभव क्यों कर रहे हैं। आज मानवता ने अपना नैतिक कॉम्पस क्यों खो दिया है। हमारे नेता इस बात से अनजान क्यों हैं कि ये रास्ता कैसे बदला जाए। दुनिया भर में ये चल रहा पागलपन कैसे खत्म होगा। क्या हम एक परमाणु आर्मगेडन के कगार पर खड़े हैं।
वो अच्छे पुराने दिन कब लौटेंगे? अक्वल साइकिल के पास हर प्रश्न का उत्तर है, बस थोड़ा सा धीरज राखिए। तो सी अक्वल साइकिल का नटशेल सुन रहे हो, अमजद फारूक दनाल। ते हुण एग्जिबिट 2, मुझे अक्वल साइकिल के बारे में ज्ञान क्यों होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि गर्मियों के बीच में एक एलियन पृथ्वी पर उतर रहा है और उसके पास नई दुनिया में एक नया कारोबार शुरू करने के लिए बहुत पैसा है। जेट लैग से उबरने के बाद एलियन देखता है कि हर शहर में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ रही है। मौसमी रीत और रस्म जो न सिर्फ हमारी आजीविका को बल्कि काफ़ी हद तक हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं, और गर्मियों के एक चरम से सर्दियों के दूसरे चरम तक यात्रा करते समय हम जो विकल्प चुनते हैं, इनके बारे में जानने के लिए समय निकाले बिना एलियन ने आइसक्रीम कारोबार में बड्डी इन्वेस्ट करना शुरू कर दी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि आसमान से ऊंचा होने वाली बिक्री कभी खत्म नहीं होगी। अफसोस, जैसे जैसे पतझड़ आता है, आइसक्रीम की बिक्री तेजी से कम होने लगती है, जबकि एलियन का विश्वास है कि यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है और वो कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखता है। कुछ महीनों बाद जैसे ही सर्दियां दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं, बेचारा एलियन लगभग दिवालिया हो जाता है। अलबत्ता अपने दिव्य अहंकार और लालच के कारण एलियन ने पृथ्वी पर कारोबार छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसे वह अपनी उद्यमशीलता कौशल मानता है, क्योंकि अब उसने देखा है कि दस्ताने की बिक्री बढ़ रही है और वह तुरंत अपने असफल आइसक्रीम एंटरप्राइज को पेनीज ऑन द डॉलर पर नीलाम करके नई पूंजी को दस्ताना कारोबार की तरफ मोड़ देता है। उसके नए कारोबार को बमुश्किल कुछ ही महीने बीते हैं कि दस्ताने की बिक्री कम होने लगती है, जैसे ही आइसक्रीम वापस रवाज में आ रही होती है। इससे एलियन भ्रमित हो जाता है और अंततः होश में आने से पहले ही वह अपनी खाल से बाहर कूद जाता है, क्योंकि पृथ्वीवासियों पर वार्षिक साइकिल के मंत्र और उनके मौसमी अनुष्ठानों के बारे में अब उसे पता चलता है। जिस तरह से वार्षिक साइकिल की अज्ञानता एलियन के पतन का कारण बनी, ठीक उसी तरह अक्वल साइकिल के बारे में हमारी अपनी जागरूकता की कमी मानव समाज को औसतन हर 84 साल में एक बार धरती पर नरक में धकेलती रहती है। कोई गलतफहमी न करे, विश्व युद्ध 2 की शुरुआत की 84वीं वर्षगांठ के करीब विश्व युद्ध 3 की 2022 में शुरुआत कोई यादृच्छिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक विपत्ति है जो सितारों में लिखी हुई थी। हालांकि इसे टाला भी जा सकता था अगर मानवता ने अपने अतीत से सीखा होता और हमारी सभ्यता पर अक्वल साइकिल के भयानक मंत्र पर ध्यान दिया होता। हमने अपने जीवन काल में ऐसे कमीनेपन का सामना पहले कभी भी नहीं किया है, जिसमें विश्व नेता खलनायक बन गए हों और जंगली डंगरों की तरह खुले तौर पर जाति हत्याओं को बढ़ावा दे रहे हों, और जहां संस्थान पूरी तरह से टूट चुके हैं और बेहतरी के लिए दिशा बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। ऐसा लगता है कि जंगल के कानून ने हमारी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है और जिसके पास है लाठी उसी की होती है भैंस। ऐसा समझो कि सत्ता ने सत्या की हत्या कर दी हो। फिर भी बमुश्किल कुछ ही दशक पहले 20वीं सदी के दूसरे अर्ध के दौरान यह सब विनाशकारी और निराशाजनक नहीं था, जैसा कि कई लोगों को पूरे तरह से याद है, बल्कि हमारा समाज बहुत सारी अच्छाइयों से भरा हुआ था। हालांकि हमारे इस अतीत के अच्छे पुराने दिनों के दौरान भी बुराई हमेशा पृष्ठभूमि में बनी रही। कहाँ गए वो अच्छे खासे पुराने दिन? क्या वो कभी वापस आ रहे हैं, या यह नया सामान्य है जिसे हमें हर हाल में अपनाना होगा? इसका कुछ भी समझ में नहीं आता है, और न ही इसे हमारे समय के न्यूटन और आइंस्टाइन समझ सकते हैं, जब तक कि बेशक उनके पास अक्वल साइकिल का ज्ञान न हो।
आप अक्वल साइकिल का नटशेल सुन रहे हैं अमजद फारूक के साथ। और अब एग्जिबिट 3, अक्वल साइकिल देश देश की दास्तान क्यों है। पिछले मिलेनियम में इतिहास के वैज्ञानिक लॉजिक और गणितीय मॉडलिंग की बुनियाद पर अक्वल साइकिल यह कहती है कि मानव सभ्यता ज़ाहिरा तौर पर औसतन हर 84 साल में एक बार ग्लोबल रीसेट या वैश्विक रीसेट से गुजरती है, ताकि उन कई दशकों के पीरियड में जमा किए गए अपराधों जैसे कि ज्यादतियों और असंतुलन से लेकर समाज तक की बीमारियों को शुद्ध किया जा सके। दुर्भाग्य से कहीं भी कोई मुफ्त संगीत नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अंत में मुरली वाले का भुगतान करना ही पड़ता है। दरअसल इस तरह का एक सामाजिक रीबूट या रीकैलिब्रेशन आम तौर पर एक वैश्विक संघर्ष के जरिए से पूरा किया जाता है, जिसमें न सिर्फ तबाही मचाने की संभावना होती है, बल्कि सर्वनाशकारी पैमाने पर लोगों के दिलों और दिमागों में भी डर पैदा होता है, ताकि वे अपने सामाजिक और राजनीतिक अंतरूण को एक तरफ रख सकें और विश्व की व्यापक भलाई के लिए एक साथ आएं। इसलिए अक्वल साइकिल मानव समाज को एक सूक्ष्म अग्रचय घातक तंत्र प्रदान करती है, जिसके जरिए वह अपने बेकार अतीत के साथ नाता तोड़ता है और एक नए सिरे से दोबारा शुरू करता है, ताकि यह आगे बढ़ने की बजाय अपने ही बोझ तले बंधक न बन जाए, या इससे भी बदतर हम आत्मविनाश की संभावना के साथ खरगोश के छेद का पीछा जारी रखें। अधिक विशेष रूप से अक्वल साइकिल यह कहती है कि मानव सभ्यता की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति एक रैखिक पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करती है, बल्कि यह 84 सालों के पीरियड में सिनुसॉइडल तरीके से बढ़ती और घटती है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ दूसरे सबसे बड़े ग्रह यूरेनस की परिक्रमा के साथ इसका युग्मन है। वास्तव में सामाजिक राजनीति से लेकर इकोनॉमी और क्लाइमेट तक मानव सभ्यता का लगभग हर पहलू 84 साल की ताल में निहारता प्रतीत होता है, और यह ताल हमारे दैनिक और वार्षिक अनुष्ठानों की याद दिलाते हुए अक्वल साइकिल के साथ मिलकर चलती है। इसलिए आक्वल साइकिल अनिवार्य रूप से दैनिक और वार्षिक साइकिलों का एक निचला क्रम हार्मोनिक है, जिसमें तीनों स्पष्टतः हमारे असाधारण और जटिल जीवन के पूरे सरगम को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक संगठित तरीके से कार्य करते हैं। दैनिक और वार्षिक ताल के विपरीत, जिसे हम सभी अपने विशेष समय क्षेत्र और भौगोलिक स्थिति के कारण अतुल्यकालिक रूप से अनुभव करते हैं, हमारे जीवन पर आक्वाल साइकिल का मंत्र हालांकि दुनिया भर में सिंक्रनाइज है, जैसे कि यह पूरी मानवता को इस दिव्य सिम्फनी की प्रत्येक धड़कन पर एक साथ नृत्य करने के लिए एकजुट करने का काम करता है। आक्वल साइकिल की ऐसी अनूठी और एकीकृत विशेषता वास्तव में मानवता के परीक्षणों और विजयों के सिंक्रनाइजेशन को रेखांकित करती है, जैसा कि हम सभी आज दुनिया भर में चल रहे पागलपन की पुष्टि कर सकते हैं, जैसे कि यह एक दिव्य शक्ति के सीधे आदेश के तहत हो। खास तौर पर तथ्य ये है कि आक्वल साइकिल दक्षिणी यूरेनियन साल के साथ साथ बढ़ती और घटती है, जैसे कि दक्षिणी वसंत के साथ शुरू होती है और दक्षिणी सर्दियम के साथ समाप्त होती है। इसलिए आक्वाल साइकिल की बुनियाद एक सिस्टमेटिक या प्रीसेट कैलेंडर से है, जो अनिवार्य रूप से दक्षिणी यूरेनियन साल को ट्रैक करता है और जो 84 स्थलीय सालों के बराबर है। जब तक यहाँ से कुछ और न कहा जाए, आंखवाल साइकिल की नज़र में यूरेनियन साल बर्फ विशाल के दक्षिणी गोलार्ध की मौसमी को संदर्भित करता है। यूरेनियन साल की तरह आंखवाल साइकिल को भी कालानुक्रमिक रूप से वसंत, गर्मियम, पतझड़ और सर्दियम में निर्दिष्ट 21 साला मौसमों की एक चौकड़ी में विभाजित किया गया है। इनमें से हर आक्वाल मौसम अपने यूरेनियन समकक्ष से संगत रखता है।
यह देखते हुए कि मौजूदा यूरेनियन साल और इसलिए मौजूदा आह्वाल साइकिल दोनों 1955 से शुरू हुए और 2038 में समाप्त होने वाले हैं, हम इस वक्त चल रहे 21 साला लंबे और अंधेरे यूरेनियन सर्दियम या आह्वाल सर्दियम 2018 से 2038 के बीच में हैं। यह एक ऐसा मौसम है जो पूरी तरह से सामाजिक विघटन के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आज दुनिया भर में हो रहा है। तो सी अक्वल साइकिल का नटशेल सुन रहे हो अमजद फारूक दनाल। ते हुण एग्जिबिट 4 आक्वल साइकिल बढ़ती और घटती क्यों है। आक्वल साइकिल को दो सम्मित या विरोधी हिस्सों की विशेषता है। एक रचनात्मक पीरियड जिसे आप उत्साहित ज़ाइटगाइस्ट भी बोल सकते हैं, जिसके बाद सामाजिक ज़ाइटगाइस्ट अपना सिर घुमाती है और जिसके दौरान एक विनाशकारी पीरियड आता है। इनमें से हर चरण औसतन लगभग 42 सालों तक चलता है। जबकि रचनात्मक पीरियड वसंत और गर्मियों के दौरान दशकों की सापेक्ष शांति और समृद्धि से रेखांकित है, विनाशकारी पीरियड पतझड़ और सर्दियों के दौरान दशकों की अराजकता और पतन से प्रभावित है। इस तरह के बिल्कुल विपरीत ज़ाइटगाइस्ट्स आक्वल साइकिल के दो हिस्सों में प्रकट होते हैं, जो स्पष्ट रूप से एक काल्पनिक परपेचुअल मशीन के समान एक सकारात्मक फीडबैक लूप में एक दूसरे को चलाते हैं। संक्षेप में, मानव समाज न्याय और समष्टिवाद की बुनियाद पर मजबूत नींव रखने के लिए कठिन समय के दौरान एक साथ आता है, जिससे सापेक्ष शांति और समृद्धि के कई दशकों की शुरुआत होती है। अलबत्ता ऐसे खुशी के दिन अपने स्वयं के पतन का कारण बनते हैं, क्योंकि नौजवानों की एक नई पीढ़ी का उदय होता है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं देखी है। वे समुदाय के व्यापक हितों के बजाय आत्मभोग और व्यक्तिवाद की स्वार्थी खोज में अपना प्राथमिक आराम पाते हैं। इससे सामाजिक और राजनीतिक होमियोस्टैसिस में गिरावट आती है और बुरी प्रथाओं का उदय होता है, जिन्हें अंततः अर्मगेडन के जरिए से हल किया जाता है, जिसमें तबाही मचाने और सर्वनाशकारी पैमाने पर लोगों के दिलों और दिमागों में डर पैदा करने की क्षमता होती है। नरक से इस तरह का प्रतिकार स्पष्ट रूप से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को एक जैविक अवस्था में वापस ले आता है, ताकि कई दशकों की सापेक्ष शांति और समृद्धि की वापसी के साथ मानवता को उसके सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर एक नई शुरुआत दी जा सके। हालांकि कुछ ही दशकों के बाद व्यक्तिवाद और सुखवाद की विजय एक बार फिर मानव समाज को एक अस्तित्वगत संकट में डाल देती है, जिसका समाप्त एक बार फिर अर्मागेडन के साथ होता है। स्पष्टतः जैसे जैसे हम आक्वाल साइकिल के एक अर्ध से दूसरे अर्ध तक बढ़ते हैं, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया हमारे समाज की भाग्य में व्यापक परिवर्तन का आधार बनती है। मसलन आक्वल साइकिल का पहला अर्ध अपेक्षाकृत शांत और समृद्ध पीरियड से चिह्नित है, क्योंकि इसकी संचालित नैतिकता शांति, समष्टिवाद, वैश्विकता, उद्यमशीलता, संयम, पारदर्शिता, गैर पक्षपात, जातीय सद्भाव, बेबी बूम, आर्थिक भलाई और संस्थागत विश्वास जैसे प्रगतिशील टेलविंड्स के स्थिर उदय से है। इसके विपरीत आक्वाल साइकिल का दूसरा अर्ध समाज की अधिक बेहतरी पर व्यक्तिवाद और सुखवाद की विजय से चिह्नित है, क्योंकि इसकी संचालित अनैतिकता, संघर्ष, व्यक्तिवाद, लोक लुभावनवाद, धोखाधड़ी, कर्ज, भ्रष्टाचार, पक्षपात, जेनोफोबिया, बेबी बस्ट, धन ध्रुवीकरण और संस्थागत अविश्वास जैसे प्रतिगामी हेडविंड्स के पुनरुत्थान से है। वास्तव में यह कोई संयोग नहीं कि जबकि मानव समाज आक्वाल साइकिल के पहले अर्ध के दौरान कई दशकों की सापेक्ष शांति और समृद्धि का अनुभव करता है, जबकि सामाजिक जलडमरू मध्य दूसरे अर्ध के दौरान दक्षिण की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है और जिसका समाप्त धरती पर नरक के साथ होता है, जैसे ही आक्वाल ताल चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है।
इस तरह का आर्मगेडन हमारे समाज से उन बुराइयों के बोझ को साफ करने के लिए अनिवार्य है जो हमें एक नए प्रयोग की तरफ आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसा करने से यह हमें एक नई शुरुआत देता है, क्योंकि यह हमें अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली को फिर से पुनः अंशांकित करने में मदद करता है, ताकि ऐसा न हो कि हम अपने ही बोझ के नीचे कुचल जाएं। इतना ही नहीं, बल्कि आंकवाल साइकिल का ज्ञान हमें व्यक्तिगत लेवल पर खुद को बेहतर ढंग से समझने में भी बहुत मदद करता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग दुनिया को गुलाबी चश्मे से और समाज को मुख्य रूप से अच्छे लोगों की भीड़ के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ अपने आसपास की दुनिया को बड़े पैमाने पर शोषणकारी और व्यक्तियों को ज्यादातर दुष्ट मानते हैं। इस तरह के बिल्कुल विपरीत अनुभव वास्तव में हमारे जीवन पर आकवाल साइकिल के विभेदक मंत्र से बहुत अधिक आकार लेते हैं। जैसे कि पहला अर्ध बड़ी मात्रा में सामाजिक अच्छाई से रेखांकित है, जबकि बुराई दूसरे अर्ध के दौरान जीवन के हर क्षेत्र में अपना बदसूरत सिर उठाती है। विशेष रूप से आकवल साइकिल के मैकेनिक्स काफ़ी हद तक एक इलास्टिक बैंड या स्प्रिंग की तरह हैं, जिसे बाहर खींचने पर फिर छोड़े जाने पर वह स्वचालित रूप से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाता है। एक खिंचे हुए इलास्टिक बैंड या स्प्रिंग की भाग्य की तरह मानव समाज भी आज बहुत अधिक तनावात्मक स्ट्रेस या एनर्जी के तहत है, जिसे एक आर्मगेडन के प्रकोप से रिहा करना होगा, इससे पहले कि वह अपने सामाजिक और राजनीतिक इक्विलिब्रियम को पुनर्स्थापित कर सके, जैसा कि उसने कुछ 84 साल पहले विश्व युद्ध 2 के मद्देनजर किया था। अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि सर्दियों की तरह यह उभरता हुआ आर्मागेडन अपरिहार्य है, हालांकि इसके सर्वनाश की भविष्यवाणी करना कठिन है। जैसे कि यह पहले से बताना मुश्किल है कि आने वाली सर्दियां अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक मध्यम होंगी या अधिक गंभीर। फिर भी आकवाल साइकिल के ज्ञान के बिना कोई हमारे समाज के परीक्षणों और विजय के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाता, और सामाजिक और राजनीतिक भविष्य का पूर्वानुमान लगाना तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन फिर भी कई पंडित ऐसा करने का दावा करते हैं, भले ही वे इस नई खोजी गई आकाशीय सिम्फनी के बारे में अनजान हैं, जो स्पष्ट रूप से हर लेवल पर हमारे हर कदम को ऑर्केस्ट्रेट करती है। यूरेनस हमारे ग्रह पर इस तरह की एक आकाशीय सिम्फनी को कैसे ऑर्केस्ट्रेट करता है? यह संभवतः स्थलीय क्लाइमेट को उसी तरह से संशोधित करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे सूर्य के साथ मिलकर पृथ्वी हमारे दैनिक और वार्षिक साइकिलों को शक्ति प्रदान करती है। आप अकवल साइकिल का नटशेल सुन रहे हैं अमजद फारूक के साथ। और अब एग्जिबिट 5, आकाशीय शक्तियां आकवल साइकिल को कैसे चलाती हैं? सदियों से चले आ रहे वास्तविक समय के क्लाइमेट डेटा की बुनियाद पर पृथ्वी दो कई दशक पीरियड के बीच वैकल्पिक रूप से दिखाई देती है, जिसमें एक को ग्लोबल कूलिंग कहा गया है और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग आती है। इनमें से हर चरण औसतन लगभग 42 सालों तक चलता है, जबकि ग्लोबल कूलिंग का संबंध आकवल साइकिल के पहले अर्ध से है, जो सापेक्ष शांति और समृद्धि की एक उत्साहित ज़ाइटगाइस्ट से भरा होता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग दूसरे अर्ध के दौरान होती है, जब हमारा समाज दशकों की अराजकता और पतन में डूब जाता है, जैसा कि आज दुनिया भर में हो रहा है। खास तौर पर ग्लोबल कूलिंग पहले अर्ध के दौरान हल्के टेम्परेचर, मध्यम बाढ़, कमजोर तूफान और अपेक्षाकृत गीली स्थितियों से रेखांकित है। इसके विपरीत ग्लोबल वार्मिंग दूसरे अर्ध के दौरान प्रचंड गर्मी, गंभीर बाढ़, तीव्र तूफान और अपेक्षाकृत शुष्क स्थितियों से संचालित है। जाहिरा तौर पर स्थलीय क्लाइमेट के ऐसे विरोधाभासी परिवर्तन का
आकवाल साइकिल की प्रगति के साथ साथ चलना इस 84 साला ताल और इसकी आकाशीय उत्पत्ति के बीच वाला गुमशुदा लिंक लगता है। यंत्रवत शब्दों में, मिसाल के तौर पर, यूरेनस ग्रेविटेशनल कपलिंग या अपनी कक्षीय फ्रीक्वेंसी के साथ पृथ्वी तक पहुंचने वाली सोलर विंड की मॉड्यूलेशन के जरिए स्थलीय क्लाइमेट को ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है। महत्वपूर्ण रूप से टेम्परेचर डेटा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बीच सहसंबंध विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तरार्ध पिछले कई दशकों में हमारे ग्रह पर देखे गए ग्लोबल वार्मिंग के कारण के बजाय प्रभाव है। सीधे शब्दों में कहें तो खगोलीय कारकों के कारण बढ़ते टेम्परेचर पृथ्वी पर जानवरों से पौधों तक जीवन को उत्तेजित करते हैं और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होने वाली वृद्धि जीवाश्म ईंधन के दहन के बदले वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में वृद्धि का प्राथमिक चालक प्रतीत होती है। शर्म वाली बात यह है कि क्लाइमेट वैज्ञानिकों के पास न सिर्फ पूरी तस्वीर उल्टी है, बल्कि वे खरगोश के छेद से भी नीचे चले गए हैं, जहां से वे सुरक्षित वापसी करने के बजाय केवल गर्म पानी में उतरने की उम्मीद कर सकते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक साइंस के बजाय पैसे के पीछे भागने लगते हैं। जब वे अपनी प्रयोगशालाओं को धोखाशालाओं में बदल देते हैं और फिर वे आकवल साइकिल के दूसरे अर्ध के दौरान पूरी तरह से कचरे का पीछा करना शुरू कर देते हैं, यह देखते हुए कि ग्लोबल वार्मिंग प्रोपेगेंडा की मौजूदा तरंग एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंची, जैसे ही मौजूदा अक्वानियम 1955 से 2038 का दूसरा अर्ध 1997 से 2038 शुरू हुआ। नोट करें कि अक्वानियम का आकवाल साइकिल से वही बंधन है जो साल का वार्षिक साइकिल से होता है। दरअसल ग्लोबल टेम्परेचर में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ पिछले एक चौथाई सदी के दौरान बढ़ती फ्रीक्वेंसी और तीव्रता के साथ सूखे से लेकर बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप का अपने प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के कमीने मूर्खों की रचाई गई इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज की झूठी अफवाह से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग के कई दशकों के कारण है, जो स्पष्टतः आकवाल साइकिल के दूसरे अर्ध की एक कसौटी है और ग्लोबल कूलिंग हमारे किनारों पर लौटने के लिए तैयार है, जैसे ही मौजूदा यूरेनियन साल लगभग एक दशक बाद समाप्त होता है। समाज की बड़ी योजना में आकवाल साइकिल न सिर्फ हमारे ग्रह पर तेजी से हो रहे क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में कार्य करती है, बल्कि हमारे समय में चल रहे सामाजिक और राजनीतिक परीक्षणों और क्लेशों को भी, जो 20वीं सदी के दूसरे अर्ध से हमारे हालिया अतीत की मीठी यादों के लिए एक खेदजनक तड़प को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, दैनिक साइकिल या सर्केडियन ताल के बारे में हमारा ज्ञान हमें बिस्तर पर जाने से पहले घड़ी सेट करने के लिए सुसज्जित करता है, ताकि सुबह प्रीसेट समय पर उठ सकें और काम के लिए देर होने से बच सकें। इसी तरह वार्षिक साइकिल के बारे में हमारा ज्ञान हमें समय पर फसल बोने और काटने के साथ साथ तूफान के मौसम की शुरुआत या सर्दियों की ब्लिज़र्ड के लिए पहले से तैयार करता है। इसी प्रकार आकवाल साइकिल के बारे में हमारी समझ हमें आने वाले दशकों में आगे की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षणों और क्लेशों से निपटने के लिए तैयार करती है, ताकि आनंदित अज्ञानता के बदले तर्क संगत ज्ञान के साथ हमारे भविष्य को नेविगेट किया जा सके। जिस तरह दैनिक और वार्षिक ताल के बारे में हमारी सराहना हमें क्रमशः आने वाले घंटों और महीनों के लिए योजना बनाने में मदद करती है, उसी तरह आने वाले दशकों में आने वाले समय के लिए आकवाल साइकिल के बारे में हमारी जागरूकता का होना भी जरूरी है।
यह पहचानना जरूरी है कि आकवाल साइकिल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करती है, बल्कि भविष्य के मौसमी रुझानों को इसी तरह से बताती है जैसे वार्षिक साइकिल के बारे में हमारी समझ की बुनियाद पर हम तूफान के मौसम या सर्दियों की ब्लिज़र्ड के संकटों को टालने के लिए पहले से तैयारी करने में सक्षम हैं। जो लोग आकवाल साइकिल के मंत्र को नजरअंदाज करते हैं, वे सचमुच ऐसा अपने जोखिम पर करते हैं। विशेष रूप से मानव सभ्यता पर आकवाल साइकिल के भयानक मंत्र की समझ आने वाली पीढ़ियों को एक सामाजिक और राजनीतिक दलदल में गिरने से बचाएगी, ताकि एक अर्मागेडन के प्रकोप को रोका जा सके जो हमें औसतन हर 84 साल में एक बार आकवाल सर्दियम के दौरान श्रद्धांजलि देता है। तो सी अक्वल साइकिल का नटशेल सुन रहे हो अमजद फारूक दनाल। ते हुण एग्जिबिट 6। क्या आकवाल साइकिल का मंत्र स्टोकेस्टिक है या डिटर्मिनिस्टिक? सभी आकाशीय घटनाओं की तरह आकवल साइकिल कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि यह अत्यधिक लचीली है और इसके चारों तरफ घूमने के लिए भरपूर जगह है, क्योंकि यह आकाशीय और सामाजिक शक्तियों के बीच परस्पर क्रिया के कारण है जो स्पष्ट रूप से मानव सभ्यता की नींव बनती है। जिसे कैनोनिकल मॉडल कहा गया है, उसमें आकवल साइकिल के पहले अर्ध के दौरान कुल मिलाकर मानव समाज की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति में वृद्धि की कल्पना की गई है, और फिर उसके बाद दूसरे अर्ध में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में इसकी दिशा उलट जाती है, और जिसका हल अंततः में एक अर्मागेडन से किया जाता है, ताकि अकवाल ताल समाप्त होते ही आशा और समृद्धि की एक नई सुबह का आगाज हो सके। अलबत्ता असामान्य कारकों के कारण ऐसा हमेशा हर देश या समुदाय के लिए संभव नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आकवल साइकिल की गहरी परेशानियां और अनसुलझे संघर्ष अगली साइकिल के पहले अर्ध में काफी गहराई तक फैल सकते हैं, और इस कारण से एक नई सुबह के आगमन में दूसरे अर्ध के आने तक देरी हो सकती है, जिसे नॉन कैनोनिकल मॉडल की दृष्टि से देखा गया है। दूसरे शब्दों में, अकवाल नियम के अपवाद होना निश्चित है, क्योंकि किसी भी समय मुट्ठी भर राष्ट्र खुद को कभी न खत्म होने वाले संकट में पा सकते हैं। जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा अकवाल साइकिल के पहले अर्ध के दौरान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और समृद्ध ज़ाइटगाइस्ट का अनुभव कर रहा हो। अकवाल साइकिल का मंत्र वाकई डिटर्मिनिस्टिक होने के बजाय स्टोकेस्टिक है, जिसमें हमारे अपने कार्य और अतीत में किए गए खराब विकल्प कभी-कभी हमें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वे आकवाल ताल की प्राकृतिक धड़कन को बिगाड़ देते हैं और जिससे एक नॉन कैनोनिकल व्यवहार उत्पन्न होता है। दरअसल ऐसा नॉन कैनोनिकल व्यवहार कभी-कभी हमारी वार्षिक साइकिल को भी प्रभावित कर सकता है। मसलन सूखे जैसी प्राकृतिक शक्तियों या हमारे अपने कार्यों या उनके संयोजन के कारण फसलों की बुआई में महीनों की देरी हो सकती है, या एक साल के दौरान इसे पूरी तरह से छोड़ भी दिया जा सकता है, जिससे यह काम 12 के बजाय 24 महीनों में पूरा होता है। स्पष्ट रूप से वार्षिक साइकिल का मंत्र भी स्टोकास्टिक होता है, और इसी कारण हमारे जीवन पर तूफानी मौसम या सर्दियों का प्रभाव एक साल से अगले साल तक अलग-अलग होता है, जिससे हम किसी भी हद तक निश्चितता के बजाय केवल सांख्यिकीय शब्दों में उनकी गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि आकवाल साइकिल और वार्षिक साइकिल दोनों ही आंतरिक रूप से डिटर्मिनिस्टिक हैं, क्योंकि वे एक निरंतर आवधिकता के साथ समय में तय हैं, जैसे कि हम गणितीय निश्चितता के साथ पहले से जानते हैं कि नया साल या नई आकवाल साइकिल कब शुरू और कब समाप्त होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन पर आकवाल साइकिल का मंत्र हमेशा स्टोकास्टिक होता है, जिसमें हर एक नई साइकिल नए आश्चर्य लेकर आती है।
जिसके प्रभाव का हमारे समाज पर पहले से अंदाजा किसी निश्चितता के बजाय केवल सांख्यिकीय रूप से ही किया जा सकता है। तदनुसार किसी को इस पृथ्वी विभाजन सिद्धांत को गलीचे के नीचे दबाने से पहले आकवाल साइकिल की सार्वभौमिकता को देखने के लिए अनाज को भूसी या सिग्नल को शोर से अलग करने की बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के संकीर्ण दृष्टिकोण वाले कई लोग आज भी ऐसा कर रहे हैं। बस कुछ ऐसा समझो कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आंखवाल साइकिल आज सरेआम चल रही है, लेकिन फिर भी शायद ही किसी के पास आंखें हैं जिनसे वह देख सके, न ही कान हैं जिनसे वह सुन सके, और न ही दिमाग जिससे वह सोच सके। क्योंकि हवा के विपरीत चलने में बहुत सारी ताकत की आवश्यकता होती है, जबकि हवा के साथ चलने और झुंड का अनुसरण करने के लिए किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती। अल्लामा इकबाल ने सच कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाकई आंखें तो सभी के पास होती हैं, लेकिन इस संसार के चमन में शायद 1000 साल में कोई एक बार पैदा होता है जिसके पास नजर भी होती है। दरअसल आज दुनिया भर में जो समाज का खुलेआम पतन हो रहा है, उसके हम सिर्फ साक्षी ही नहीं, बल्कि यह 1940 के दशक की एक भयानक गूंज भी है। जिस तरह से हम आज एक वार्षिक मौसम से गुजर रहे हैं और जिसका हमने ठीक 12 महीने पहले भी स्वागत किया था। अधिक परिचित वार्षिक साइकिल के विपरीत आक्वल साइकिल, हालांकि यूरेनियन साल के साथ सिंक्रनाइज होने के कारण 84 सालों तक चलती है। यूरेनियन मौसम के संदर्भ में 2024 इसलिए कमोबेश 1940 जैसा ही साल है, और अगला दशक 2024 से 2033 काफी हद तक 1940 के दशक की पुनरावृत्ति के समान है, जैसे हर साल गर्मियों या सर्दियों की वापसी होती है। हमारे समाज पर आकवाल साइकिल के रहस्यमय मंत्र के कारण हम वाकई समय की शुरुआत से इस माहौल का सामना करते आ रहे हैं। फिर भी हर बार जब हम एक नए निचले लेवल पर पहुंचते हैं और दिशा खो देते हैं, तो हम किसी तरह खुद को फिर से शुरू करने के लिए अपने आप को गटर से बाहर खींचने में सफल हो जाते हैं। हम अपने आप को आज एक बार फिर से गटर में पा रहे हैं, हालांकि हमें अपने अपराधों के लिए संगीत का सामना करना अभी बाकी है, इससे पहले कि हम अशांत समय की पीठ देख सकें। ऐसा लगता है कि ऐसे समय ज़ाहिरा तौर पर स्थानिक हो गए हैं, भले ही वे बिन बुलाए मेहमानों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मौजूदा आकवाल साइकिल 1955 से 2038 प्रभावशाली ढंग से अपने विनाशकारी मंत्र के आखिरी चरणों में है, और अनुस हॉरिबिलिस 2028 या हमारी क़यामत का दिन, जिसका सामना धरती पर हम हर 84 साल में एक बार करते हैं, बमुश्किल कुछ ही साल दूर है। आप अकवल साइकिल का नटशेल सुन रहे हैं अमजद फारूक के साथ। और अब एग्जिबिट 7, आकवल साइकिल का अनुस हॉरिबिलिस क्या है। अनुस हॉरिबिलिस यूरेनियन साल में मिडविंटर पॉइंट है, जब बर्फ विशाल का दक्षिणी ध्रुव कम से कम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, जैसे ही यह हर 84 साल में एक बार अपने सर्दियम सोल्स्टिस का अनुभव करता है। एक टाइम स्पान जिसे अक्वानियम कहा गया है, और जिसका संबंध आक्वल साइकिल से ऐसा है जैसे साल का वार्षिक साइकिल से। पिछले मिलेनियम में मानवता ने जो कुछ सहा है, उसके अनुरूप अनुस हॉरिबिलिस पर केंद्रित दशक हमेशा आक्वल साइकिल के साथ संपाती होता है, जब यह ताल चरम सीमा पर पहुंचती है और हमारी सभ्यता पर अपने सबसे विनाशकारी क्रोध को प्रकट करती है। मॉडर्न एरा के जन्म 1451 से लेकर आकवाल साइकिल का अनुस हॉरिबिलिस मानवता को 1524, 1608, 1692, 1776, 1860 और 1944 में प्रभावित कर चुका है।
ठीक 84 सालों के अंतराल से वह वाकई बहुत ही भयानक समय, जो धरती पर नरक से कम नहीं थे और जिनका जीवन में सिर्फ एक बार ही सामना करना पड़ता है। ऊपर उल्लेखित हर अनुस हॉरिबिलिस पर केंद्रित दशक न सिर्फ दुनिया भर में सामने आने वाले घातक संघर्षों की एक समकालिक और समन्वित लहर से घिरा हुआ था, बल्कि यह कई देशों में गृहयुद्ध छिड़ने और एक नई विश्व व्यवस्था के तहत एक नई सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली की स्थापना का साक्षी भी बना। मसलन 1944 एक तरफ विनाशकारी विश्व युद्ध 2 के साथ होलोकास्ट और दूसरी तरफ ब्लडी भारतीय बंटवारा के साथ साथ स्टेट ऑफ इज़राइल और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अराजक जन्म के बीच फंसा हुआ था, जिसके कारण अमेरिका ने ब्रिटानिया से बागडोर संभाला और एक ने हेजेमन के रूप में दुनिया पर उभर गया। इसी तरह 1860 एक तरफ रूस और तुर्की के बीच क्रीमियन युद्ध के साथ अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के खिलाफ भारतीय विद्रोह और दूसरी तरफ अमरीकी गृह युद्ध के साथ साथ फ्रेंच मैक्सिकन युद्ध के दरमियान फंस गया था, जिसके कारण ब्रिटानिया ने अपने वैश्विक प्रभुत्व को कायम रखा। हालांकि 19वीं सदी की विदाई के साथ ही अमेरिका की तेज वृद्धि से इसे नियंत्रण में रखा गया। इससे पहले 1776 का स्वागत चीन बर्मी युद्ध और रूस तुर्की युद्ध से हुआ और उसके बाद अमरीकी आज़ादी युद्ध और एंग्लो फ्रेंच युद्ध ने बहुत हंगामा मचाया था, जिसके कारण अमरीका एक संप्रभु राष्ट्र बन गया और ब्रिटानिया ने फ्रांस से डंडा लिया और फटाफट एक ने हेजेमन के रूप से उभर उठा। इसी प्रकार 1692 संघर्षों की एक श्रृंखला में फंस गया था, जैसे मुगल मराठा युद्ध से लेकर चीन जंघार युद्ध का सामना करते हुए 9 साला युद्ध तक, जो फ्रांस और नेदरलैंड के बीच लड़ा गया था, जिसमें नेदरलैंड को मुख्तलिफ यूरोपियन शक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ और खासकर ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अपने अस्तित्वगत संकट के कारण इंग्लैंड का, जिसके कारण फ्रांस ने नेदरलैंड से पोशिश संभाला और एक ने हेजेमन के रूप से उभर गया। इससे पहले 1608 का प्रभावित डच विद्रोह के चरमोत्कर्ष से किया गया, जो स्पेन और नेदरलैंड के बीच दशकों के लंबे संघर्ष के मद्देनजर था और जिसमें दोनों पक्ष को मुख्तलिफ यूरोपियन शक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण नेदरलैंड ने स्पेन से पतवार लिया और एक ने हेजेमन के रूप में उभर उठा। अंततः 1524 को इटालियन युद्धों के चरमोत्कर्ष से रेखांकित किया गया, जिसमें दशकों के लंबे संघर्ष के बाद इटालियन पेनिनसुला के नियंत्रण के साथ साथ वैश्विक प्रभुत्व के लिए स्पेन को फ्रांस के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था और जिसमें दोनों पक्ष को मुख्तलिफ यूरोपियन शक्तियों का समर्थन भी प्राप्त था, जिसके कारण स्पेन एक ने हेजेमन के रूप से उभर गया और पुर्तगाल ने उसको मशाल सौंपा। यह उल्लेखनीय है कि जबकि पूरी आकवाल साइकिल के दौरान सामान्य संघर्ष भड़कते रहते हैं, सर्वनाशकारी जैसे युद्ध और अस्तित्वगत संकट लगभग हमेशा एनस हॉरिबिलिस पर केंद्रित दशक के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। सीधे साधे शब्दों में हर आकवाल साइकिल एक हनीमून से शुरू होती है और इसका अंत एक अर्मगेडन से जुड़ा है, ताकि बेकार अतीत के साथ संबंध तोड़कर मानवता को उसके सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर एक नई शुरुआत दी जा सके। तो सी अक्वल साइकिल का नटशेल सुन रहे हो अमजद फारूक दनाल। ते हुण एग्जिबिट 8 आक्वल साइकिल का मंत्र व्यक्तिगत स्तर पर हमारे भाग्य का निर्धारण कैसे करता है। आक्वल साइकिल न केवल हमारे समाज की नसों से गंदगी को शुद्ध करने के लिए हमें एक जीवन रेखा प्रदान करती है, ताकि हम अपनी सड़ी हुई प्रणाली के साथ संबंध तोड़कर हर 84 साल में एक बार नए सिरे से शुरुआत कर सकें, बल्कि यह हमें व्यक्तिगत स्तर पर खुद को बेहतर समझने में भी बहुत मदद करती है।
उदाहरण के लिए, कुछ लोग क्यों गुलाबी चश्मे के माध्यम से दुनिया को देखते हैं, जबकि कुछ काले चश्मे के माध्यम से। इस प्रकार के विरोधी विचार हमारे जीवन पर पड़ने वाले आक्वल साइकिल के विभेदक मंत्र से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, जिसमें पहले अर्ध में सामाजिक अच्छाइयाँ अधिक मात्रा में होती हैं, जबकि दूसरे अर्ध में बुराई जीवन के हर क्षेत्र में अपना मनहूस सिर उठाती है। दरअसल हमारे जीवन में सफलताएं और असफलताएं केवल हमारे अपने कार्यों के कारण ही नहीं, बल्कि वे स्थान और समय के कारण भी होती हैं, जैसे जैसे हम अपने समाज पर आकवाल साइकिल के जटिल मंत्र को नेविगेट करते हैं। अधिक विशेष रूप से हमारे जीवन पर आकवाल साइकिल के विभेदक मंत्र को समझने के लिए हमारे समाज को G1 से G4 नामी 4 अलग-अलग पीढ़ियों में विभाजित किया जा सकता है, जो क्रमशः वसंत से सर्दियम तक 4 21 साला आकवाल मौसमों के अनुरूप हैं। इस प्रकार आक्वल साइकिल के सर्दियम G4 पीढ़ी के दौरान पैदा होने वाले लोग बड़े पैमाने पर समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि उनकी वयस्कता का अधिकांश हिस्सा सभी सामाजिक स्तरों पर शांति और समृद्धि से भरे हुए पहले अर्ध से गुजरता है, जैसा कि मौजूदा अक्वानियम 1955 से 2038 के पहले अर्ध 1955 से 1996 के दौरान हुआ था। वाकई पिछले अक्वानियम 1871 से 1954 के सर्दियम 1934 से 1954 के दौरान पैदा होने वाले आज के बुजुर्ग वर्ग लगभग 70 साल या उससे अधिक उम्र की G4 पीढ़ी ने ज्यादातर समाज और संस्थानों को उच्च सम्मान में रखा है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक प्रणाली ने बड़े पैमाने पर उनके वयस्क जीवन में उनके लिए काम किया, और जिसका बंधन मौजूदा अक्वानियम 1955 से 2038 के पहले अर्ध 1955 से 1996 के साथ था। हालांकि आज अपनी आंखों के सामने व्याप्त सामाजिक राजनीतिक अराजकता को देखते हुए इस G4 पीढ़ी 1934 से 1954 के लगभग सभी लोग इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि उन्होंने अपने लंबे जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी क्यों नहीं देखा। अच्छा, फिट्टे मुंह आक्वल साइकिल का हमारे बुजुर्गों के लिए एक छोटा सा संदेश है। आज हम घातक आक्वल सर्दियम 2018 से 2038 से गुजर रहे हैं, जिसके दौरान हमारा समाज पूर्ण पतन का शिकार बन जाता है। यह एक ऐसा आवर्ती मौसम है जिसके दौरान आज के बुजुर्गों को या तो छाती से पिलाया जा रहा था या चम्मच से खिलाया जा रहा था, जब उन्होंने इस मौसम का पिछली बार 1934 से 1954 लगभग 84 साल पहले सामना किया था, और जब उन्हें उनके माता पिता द्वारा उनके दरवाजे पर होने वाले नरसंहार से बचाया जा रहा था। वास्तव में आज का सामाजिक पतन छाया में दुबके हुए एक आर्मगेडन के साथ मिलकर उस पिछले आक्वाल सर्दियम 1934 से 1954 की एक भयानक गूंज का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक उसी तरह से जैसे हर साल अधिक परिचित वार्षिक सर्दियों की वापसी का हम सामना करते हैं। शायद यह किसी का अनुमान है कि इस इंटरनेट युग में विशेषज्ञ भी बिंदुओं को जोड़ने में विफल क्यों हैं। हालांकि यह इन चपड़गंजों के लिए बहुत शर्म की बात है कि वे लाखों खोतों को अपने पीछे लगाकर और दुम दबाकर समाज को प्रभावित करने के लिए मीडिया की हर लगाम खींचने में नंबर 1 हैं। फिर भी यह निश्चित है कि यह केवल उनकी बुद्धि की कमी के कारण नहीं है, बल्कि कठोर वास्तविकता या असुविधाजनक सत्य का सामना करने के डर के कारण भी है। आक्वल साइकिल के मंत्र के तहत होने का विचार, जो मानवता को हर 84 साल में एक बार बुराइयों से खुद को शुद्ध करने में मदद करने के लिए दंडित करता है, उनके लिए इतना डरावना है कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हमारी दुनिया में ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं जो यह झूठा विचार रखते हैं कि वे स्वयं अपने भाग्य के नियंत्रक हैं, जबकि तथ्य यह है कि हमारा जीवन न केवल उस समाज द्वारा निर्धारित होता है जिसका हम स्वाभाविक रूप से हिस्सा हैं, बल्कि हम हमेशा प्रकृति की असीम कृपा और दया पर निर्भर भी रहते हैं। और कुछ ऐसे खड़ूस मूर्ख भी हैं जो हमारी संस्थाओं के पूर्ण रूप से टूट जाने को स्वीकार करते हैं, फिर भी उनका मानना है कि इस तरह की अराजकता से विश्व युद्ध 3 के छिड़ने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि यह वैश्विक संघर्ष पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध के साथ 2022 में शुरू हो चुका है और जो अब अपनी तीसरी वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि अगले दशक के दौरान विश्व युद्ध 3 के धीरे धीरे परमाणु युद्ध में तब्दील होने की संभावना भी लगभग 1 के करीब है, क्योंकि ऐसा होना आह्वल साइकिल के अपरिहार्य मंत्र के अनुरूप है जब यह अपने चरम पर पहुंचती है। यह सत्य भले ही असुविधाजनक लगे, लेकिन हमारे सामाजिक राजनीतिक संतुलन को बहाल करने के लिए ऐसा अर्मागेडन अनिवार्य है, क्योंकि इंसाफ का तराजू पहले से ही बहुत दूर बाईं तरफ घूम चुका है। हमारे समाज की परीक्षाओं और सफलताओं की भावना बनाने जैसी जटिल घटना को समझने के लिए बुद्धि से वंचित आज के चपड़गंजुओं को यह एहसास नहीं है कि ऐसी घातक सजा के बिना मानवता कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलेगी और केवल अपने घावों को गहरा करना जारी रखेगी, जो बहुत जल्द ही अपूरणीय हो जाने के कारण हमें विनाश के रास्ते पर स्थापित भी कर सकते हैं। और न ही आने वाले आर्मागेडन को टाला जा सकता है, भले ही क्यों न खबीस के बच्चे प्रकृति के नियमों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें। इसके विपरीत ऐसा उभरता हुआ आर्मागेडन एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह हमें अपने नुकसान को कम करने में मदद करेगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होने और एक बार फिर सम्मान और गरिमा के साथ चलने के लिए जुर्माना अदा करने पर मजबूर होंगे, बजाय इसके कि हम खरगोश के छेद का पीछा जारी रखें। अज्ञानता के बारे में बात करें तो यह हमारे समय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित चपड़गंजुओं के बीच से कहीं भी अधिक गहरी नहीं मिलती। इससे निस्संदेह जनता की पवित्रता और मानसिक स्थिरता के बारे में एक गहन दार्शनिक प्रश्न उठता है। उदाहरण के लिए, जनता प्रोपेगेंडा की तरफ क्यों आकर्षित होती है? यह परिदृश्य आकवाल साइकिल की जी 2 पीढ़ी के बीच अधिक प्रचलित प्रतीत होता है, संभवतः संस्थानों के प्रति उनके स्पष्ट अविश्वास के कारण। आकवल सर्दियम जी 4 पीढ़ी के दौरान पैदा होने वाले लोगों की हमारे समाज के सकारात्मक दृष्टिकोण के विपरीत अग्रचय वे अक्सर अपने सुनहरे सालों के दौरान सुरक्षा की झूठी भावना में बहक जाते हैं, इस तथ्य के कारण कि उन्होंने अपने वयस्क जीवन में शायद ही कभी किसी बड़ी आफत का अनुभव किया हो, जैसा कि आज के बुजुर्गों का मामला है। आकवल साइकिल के गर्मियम जी 2 पीढ़ी के दौरान पैदा होने वाले लोग हालांकि समाज के बारे में ज्यादातर नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि उनकी वयस्कता का अधिकांश हिस्सा सामाजिक राजनीतिक अराजकता और सामाजिक पतन में फंसे हुए दूसरे अर्ध से गुजरता है, जैसा कि मौजूदा अक्वानियम 1955 से 2038 के दूसरे अर्ध 1997 से 2038 के दौरान दुनिया के अधिकांश हिस्सों में होता रहा है, और धरती पर क़यामत का अगले दशक में आना अभी बाकी है। वाकई मौजूदा अक्वानियम 1955 से 2038 के गर्मियम 1976 से 1996 के दौरान पैदा होने वाले आज के युवा वर्ग लगभग
30 से 50 साल की उम्र के बीच की जी 2 पीढ़ी समाज को बड़े पैमाने पर दमनकारी संस्थाओं के एक मंडली के रूप में देखती है, जो जनता को गुलाम बनाते हैं और उनका शोषण करते हैं, क्योंकि दूसरे अर्ध 1997 से 2038 के दौरान सामाजिक राजनीतिक प्रणाली की धनाढ्य लोगों के एक छोटे से अल्पसंख्यक के पक्ष में धांधली होती आ रही है, और जो अब तक उनके वयस्क जीवन का अधिकांश हिस्सा रहा है। इसलिए यह महज संयोग नहीं है कि आज के युवा वर्ग की जी 2 पीढ़ी अधिकांशतः यह मानती है कि विश्व युद्ध 3 या तो पहले से ही शुरू हो चुका है या बहुत करीब है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत आज के बुजुर्गों की जी 4 पीढ़ी के लोग न केवल वैश्विक संघर्ष के छिड़ने के संकेत पर हंसते हैं, बल्कि वे यह भी चुनौती देते हैं कि चूंकि उनके लंबे जीवन काल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए यह भय प्रचार फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो उनमें से अधिकतर या तो डायपर में थे या एक कठोर खोल में बंद थे, और उन्हें इस बात की बहुत कम या कोई जानकारी नहीं थी कि उनके दरवाजे पर क्या घटित हो रहा था। आज के बुजुर्ग लोगों के बीच सुरक्षा की इतनी बढ़ी हुई भावना की कोई सीमा नहीं दिखती, क्योंकि वे यहाँ तक दावा करते हैं कि आज का समाज इतना सभ्य हो गया है कि वह वैश्विक संघर्ष में उलझ नहीं सकता, और इस बेतुकेपन को और बढ़ाते हुए उनका ख्याल है कि परमाणु हथियार केवल परमाणु प्रतिरोध के अलावा कुछ भी नहीं है, इस कारण कि संभावित परमाणु युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के परस्पर सुनिश्चित विनाश का खतरा है। खैर, ऐसे लोगों का या तो विवेक मर चुका है या उन्होंने बाहरी दुनिया के लिए अपने संवेदी एंटेना को बंद कर रखा है, जो पहले से ही उनके उच्च सम्मान वाले नेताओं द्वारा वित्त पोषित किए जाने के कारण रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर गाजा कास्ट तक असहनीय नरसंहार का सामना कर रही है, और न ही इन दोनों आपदाओं का पैमाना विश्व युद्ध 2 और होलोकास्ट के शुरुआती दिनों से देखा गया है, जो हमारे किनारों पर लगभग 84 साल पहले उभरे थे। यह उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं है कि दशकों तक कोकीन के नशे में रहकर प्रत्येक सामाजिक स्तर पर ज्यादतियों और असंतुलन को बढ़ावा देने के कारण आज के विश्व नेता न केवल नरसंहार को बढ़ावा देने वाले चीयरलीडर्स में बदल गए हैं, बल्कि वे एक संभावित परमाणु आर्मागेडन की तरफ भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं जैसे एक नशेबाज का नसीब होता है, जो अपने जीवन पर नियंत्रण खोने के कारण अपना हर नया कदम इस गुमराह विश्वास में उठाता है कि ऐसा करने से उसकी खराब स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन वह केवल उसकी दुविधा को और गहरा करने का काम करता है। हाँ जी, यह भी मान लो कि संज्ञानात्मक असंगति और जुझारूपन का शिकार होने के साथ साथ विश्व नेता का अपने गंभीर कार्यों के परिणामों से पूरी तरह अनभज्ञ होना आकवल सर्दियम की एक जबरदस्त पहचान है। मसलन, जैसा कि आज मौजूदा आकवल सर्दियम 2018 से 2038 के बीच हो रहा है, जैसा कि पिछले आकवल सर्दियम 1934 से 1954 के दौरान हुआ था, और जैसा कि अगले आकवल सर्दियम 2102 से 2122 के दौरान एक बार फिर होगा। सीधे शब्दों में कहें तो आकवाल सर्दियम के दौरान विश्व नेताओं की ऐसी मानसिक लड़खड़ाहट और तर्कहीन उत्साह एक अर्मागेडन के बीज बोता है, और यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि दुनिया एक घातक संघर्ष के बीच में फंस जाए, जिसमें युद्धरत पक्षों के पास सबसे घातक शस्त्रागार की तैनाती की संभावना गणितीय निश्चितता के करीब पहुंच जाती है, जब वे दुनिया और इसके संसाधनों के नियंत्रण के प्रतिस्पर्धा को निपटाने के लिए अपने सींगों को आगे बढ़ाते हैं। बस यह न केवल आज के बुजुर्ग लोगों की जी 4 पीढ़ी है जो यह बात नहीं समझ पा रही कि विश्व युद्ध 3 पहले से ही क्यों शुरू हो चुका है,
और यह जल्द ही अगले दशक के दौरान परमाणु आर्मागेडन में बदलने की क्षमता के साथ उनके दरवाजे पर भी दस्तक देगा, बल्कि आज की जी1 और जी3 पीढ़ियों में भी एक विशाल बहुमत ऐसा ही हास्यास्पद दृष्टिकोण रखती है। हालांकि जी3 पीढ़ी को अभी-अभी अपने खोल से बाहर ही निकलने के कारण क्षमा भी किया जा सकता है। जी2 और जी4 पीढ़ियों के विपरीत, जो बिल्कुल ध्रुवीय विपरीत हैं, इसलिए कि जबकि जी4 आम तौर पर संसार को जन्नत का बाग और जी2 ज़्यादातर इसे पाप की दुनिया मानता है, वहीं आक्वाल साइकिल के वसंत जी1 पीढ़ी और पतझड़ जी3 पीढ़ी के दौरान पैदा होने वाले लोग बड़े पैमाने पर ऊपर उल्लिखित दो चरम सीमाओं के बीच समाज का एक मिश्रित दृष्टिकोण रखते हैं। इस प्रकार मौजूदा अक्वानियम 1955 से 2038 के वसंत 1955 से 1975 के दौरान पैदा होने वाले लोग आमतौर पर समाज को बहुत साधारण मानते हैं, क्योंकि उनकी वयस्कता का अधिकांश हिस्सा शुभ पहले अर्ध 1955 से 1996 से ही नहीं, बल्कि अब तक चल रहे अराजक दूसरे अर्ध 1997 से 2038 से भी गुजरा है। हालांकि सबसे बुरे समय का आना अभी बाकी है, इसलिए कि अगले दशक के दौरान विदाई देने से पहले आक्वल साइकिल हमारे समाज पर अपने सबसे घातक संकट को डालना शुरू करेगी। इसी तरह मौजूदा अक्वानियम 1955 से 2038 के पतझड़ 1997 से 2017 के दौरान पैदा होने वाले लोगों के लिए भी समाज को बहुत साधारण मानना तय है, क्योंकि उनके वयस्क जीवन का अधिकांश हिस्सा मौजूदा आक्वल साइकिल के दूसरे अर्ध 1997 से 2038 और अगली आक्वल साइकिल के पहले अर्ध 2039 से 2080 दोनों से गुजरेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक आक्वल मौसम की नोक पर पैदा होने वाले लोगों की विश्व दृष्टि सामान्य रूप से उनकी पीढ़ी से कुछ अलग हो सकती है। फिर भी लाले दी जान, हमें यह समझना चाहिए कि आक्वल साइकिल का मंत्र उन असंख्य शक्तियों में से एक है जो न केवल हमारे जीवन पर राज करती हैं, बल्कि हमारे दुनिया को देखने के तरीके को भी आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग धनी परिवारों में पैदा होते हैं और विशेषाधिकार प्राप्त समुदायों में पले बढ़े हैं और जिन्हें वास्तविक दुनिया में एक आम आदमी और महिला के संघर्षों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनका आक्वाल साइकिल के लेंस के माध्यम से देखे जाने वाली पीढ़ियों जी1 से जी4 के सामान्य विशेषताओं में आने की संभावना नहीं है। और न ही लाले दी जान, हमारा भाग्य यह पूरी तरह से ऊपर आसमानों में निर्धारित होता है, बल्कि यह आकाशीय और सामाजिक शक्तियों के बीच जटिल अंतर्क्रिया और हमारे अपने कार्यों और विकल्पों का भी उत्पाद है। जैसे जैसे हम अपने जीवन के अज्ञात परिदृश्य को नेविगेट करते हैं, फिर भी कसम पैदा करने वाले की पिछले अक्वानियम 1871 से 1954 के सर्दियम 1934 से 1954 के दौरान पैदा होने वाले लोगों की तरह मौजूदा अक्वानियम 1955 से 2038 के सर्दियम 2018 से 2038 के दौरान पैदा होने वाले बच्चों का दुनिया को गुलाबी चश्मे से देखना भी तय है, जैसे ही वे उभरते हुए आर्मागेडन की दूसरी तरफ लगभग एक दशक में वयस्क होते हैं और जिसके दौरान वे अपने माता पिता द्वारा काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। खुदा गवाह, भगवान साक्षी, आज के बच्चों के साथ साथ अगले दशक में पैदा होने वाले बच्चे भी अपने जीवन में सबसे ज्यादा भाग्यशाली होंगे, क्योंकि वे अपने खोल से बाहर निकलकर एक नए सांस्कृतिक विकास और समुदाय की बढ़ी हुई भावना के प्रभाव में आशावाद और समृद्धि से भरी दुनिया में कदम रखेंगे, जब संस्थागत विश्वास के साथ एक कार्यात्मक सरकार उभरेगी और एक बार फिर दिलो जान से जनता की सेवा करेगी। अलबत्ता अब सबको होना चाहिए पता कि पिछली जी4 पीढ़ी
1934 से 1954 के आज के बुजुर्ग लोगों की दुर्दशा की गूंज में मौजूदा G4 पीढ़ी 2018 से 2038 में से अधिकांश लोग अपने सुनहरे सालों के दौरान अपनी दुनिया को पूरी तरह एक बार फिर से ढहते हुए देखने के लिए जीवित रहेंगे, ठीक उसी समय जब अगले अक्वानियम 2039 से 2122 का दूसरा अर्ध 2081 से 2122 सामने आता है। संक्षेप में, हम इस दुनिया में केवल एक बार आते हैं और हम केवल एक बार जाते हैं, लेकिन प्रकृति के चक्र दो विपरीत हिस्सों की एक सतत कहानी के रूप में हमेशा के लिए चलते रहते हैं, जिसे घंटों और दिनों जैसे छोटे पैमाने से लेकर वर्षों, दशकों, सदियों, सहस्राब्दियों और शायद इससे भी अधिक बड़े पैमाने पर नापा जा सकता है। आप अक्वल साइकिल का नटशेल सुन रहे हैं अमजद फारूक के साथ। और अब एग्जिबिट 9, अगले चंद दशकों में आकवाल साइकिल हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। जिस तरह पृथ्वी पर दैनिक और वार्षिक साइकिलों के दृढ़ संचालन के बिना जीवन अस्थिर होगा, उसी तरह हमारे समाज को पुनर्जीवित करने में हमारी मदद करने के लिए आकवाल साइकिल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में बुरी ताकतें हमें औसतन हर 84 साल में एक बार आत्मविनाश के रास्ते पर ले जाती हैं। दुर्भाग्य से एक सर्वनाश पैमाने पर लोगों के दिलों और दिमागों में कहर बरपाने और डर पैदा करने की क्षमता के साथ एक आर्मागेडन का प्रकोप हमारी टूटी हुई प्रणाली के साथ संबंध तोड़ने के लिए एक शर्त है, वरना शायद ऐसा न हो कि हम अपने ही वजन के नीचे कुचल जाएं। विशेष रूप से इस तरह के अर्मागेडन के फैलने की संभावना आकवाल साइकिल की प्रगति के साथ घटती और बढ़ती है, और ख़ास तौर पर एन्नुस हॉरिबिलिस के आसपास फटाफट बढ़ जाती है जैसे ही यह 84 साला ताल अपने चरम पर पहुंचती है। इतिहास की चक्रीय प्रकृति से पूरी तरह इनभगिया होने के कारण मूर्खों को आज के सामाजिक राजनीतिक संकट और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के प्रकोप के बीच तुलना करने की जल्दी है, जो अपेक्षाकृत समृद्ध समय की पृष्ठभूमि के खिलाफ हुआ था, जिससे उस युग की सामाजिक राजनीतिक दुविधाएं आज दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं की तुलना में पार्क में टहलने की तरह दिखती हैं। सचमुच क्यूबा मिसाइल संकट को ततैया का घोंसला बनने से पहले आसानी से निष्क्रिय कर दिया गया था, इस तथ्य के कारण कि यह ऐसे समय में हुआ था जब मानवता युद्ध के लिए बहुत कम भूख के साथ दुनिया भर में समृद्ध समय की पीठ पर उच्च सवारी कर रही थी। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि मानवता कुछ दशक पहले विश्व युद्ध 2 के परिणामों से मुश्किल से उबर पाई थी। आज हम उन कष्टों और कठिनाइयों को भूल चुके हैं जो हमारे दादा दादी और नाना नानी ने 84 साल पहले झेली थीं। इसलिए हम एक बार फिर से ततैया के घोंसले में फंस गए हैं, जिसमें दुनिया का अधिकांश हिस्सा पूर्णतः पतन के कगार पर खड़ा है। इसमें विश्व नेताओं की अंध राष्ट्रवादिता को भी जोड़ लीजिए, जो परमाणु शक्ति के खतरे के साथ एक दूसरे के दृढ़ संकल्प को परखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों की हर कार्रवाई को मात देने के लिए दांव बढ़ा रहे हैं। तदनुसार मौजूदा संकट पर नियंत्रण न केवल एक पूरी तरह से अलग गेंद का खेल है, बल्कि यह ट्रांजिशन स्टेट तक भी पहुंच चुका है, जहां से अब जिन्न को वापस बोतल में बंद करने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आने वाला आर्मागेडन एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष है, क्योंकि हमारे पिछले कार्यों के कारण यह पहले से ही सितारों में लिखा हुआ है और न ही इसे टाला जा सकता है, भले ही विश्व के नेता आज यू टर्न ले लें और मांग करें कि उनके सैनिकों को उनके अग्रिम पंक्ति के पदों से पूरी तरह से हटा दिया जाए। आज एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आने वाला आर्मागेडन परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। कम से कम 1 मिलेनियम तक फैले मौसमी रुझानों की बुनियाद पर
आकवाल साइकिल जोरदार ढंग से निष्कर्ष निकालती है कि अगले दशक में मौजूदा संकट के परमाणु युद्ध में बदलने की संभावना 1 के करीब है। बुजुर्गों का कहना है कि रात का अंधेरा मिटाने के लिए दिए को भी अपने सिर पर आग लगानी पड़ती है, लेकिन आज संसार में प्रकाश लाने के लिए मानवता को दीपक के पार नहीं, बल्कि अग्निपथ के पार चलना पड़ेगा। यह देखते हुए कि अगले एनुस हॉरिबिलिस 2028 पर केंद्रित अशुभ दशक 2023 से 2033 का आगाज हो चुका है, हमारे किनारों पर लौटने के लिए एक और आर्मागेडन के काले बादल सचमुच होराइजन पर आ दुबके हैं और इतिहास को फिर से लिखने की धमकी दे रहे हैं, जैसा पहले कभी हुआ न हो। ये कोई संयोग नहीं कि विश्व युद्ध 3 पहले 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की प्रकोप से और फिर उसके 1 साल बाद गाजा कास्ट के साथ शुरू हो चुका है और अगले कुछ सालों में अतिरिक्त कोलिसियम खुलने की संभावना भी है। गाजा कास्ट दिन के उजाले में इज़राइल से हो रही जातीय सफाया है और ऐसे फिलिस्तीनियों के सामूहिक विनाश के लिए अमेरिका न सिर्फ सर्वनाशकारी बम बल्कि डिप्लोमेटिक कवर भी दे रहा है और इस पाप में अंकल सैम के यूरोपियन गोदिया कुत्ते भी वफादारी से अपनी दुम हिला रहे हैं और अपनी आंखों के सामने होने वाले सामूहिक जाति हत्या में पूरी तरह से शामिल हैं। अगर रूस यूक्रेन युद्ध के प्रकोप ने विश्व युद्ध 3 का आगाज नहीं किया था, तो फिर गाजा कास्ट की शुरुआत के साथ इसका निश्चित रूप ही नहीं हुआ, बल्कि यह उभरता हुआ अरब इजराइल टकराव अरबोस्फेयर को आकर्षित करने की क्षमता भी रखता है और जो एक फुलक्रम के रूप में काम करेगा, जिस पर अगले दशक चल रहे वैश्विक संघर्ष के लीवर घूमेंगे। जबकि आज अधिकांश अरब देश अगर इज़राइल के साथ हमबिस्तर नहीं हैं, तो वे ज़रूर अंकल सैम के दबाव में फ़िलिस्तीनियों की चल रही जाति हत्या से आंखें मूंद रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ समय की बात है, इससे पहले कि अत्यधिक क्रोधित अरब जनता अपने खोते राजाओं पर हमला कर दे और ख़ासकर इस मौजूदा आकवाल साइकिल के अशुभ दशक 2023 से 2033 के दौरान, जिसमें कई राजतंत्रों की एक के बाद एक डोमिनोज की तरह गिरने की संभावना भी है। यह एक ऐसा दशक है जो नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की वेदी पर पुराने रक्षकों की बलि चढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें यह तथ्य भी जोड़ें कि रूसी मोटी महिला को अभी गाना बाकी है। जबकि कई पंडित अंकल सैम के वारचेस्ट में हाल ही में सूखने के लक्षण दिखाई देने के कारण पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की घोषणा कर चुके हैं, हालांकि वे अपने दांतों को पीसने के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने यह नहीं देखा कि इसके विपरीत यूरेशियन संघर्ष अभी अभी शुरू ही नहीं हो रहा, बल्कि यह अब तक होराइजन पर दुबके हुए आर्मागेडन के लिए एक कर्टन रेजर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनका भोलापन उस एलियन के समान है जो हमारी मौसमी रुझानों से अनजान होने के कारण एक नए साल की शाम पर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि सर्दियां खत्म हो गई हैं। न ही इस बेतुकापन में कोई दम है कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में दोबारा पतवार संभालने के कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन में संघर्ष को अचानक समाप्त कर देगा, क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह से डीप स्टेट से संचालित होती है, जिसका नेतृत्व डीओडी और सीआईए जैसे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जिनका टेन्योर जीवन भर के लिए सुरक्षित होता है और जिन्हें जियोपॉलिटिक्स की शॉट्स लगाने और उसके लीवर खींचने के लिए स्वतंत्र लगाम दी जाती है, ताकि जनता की बलिदान पर वे जैसे चाहें खुद को और अपने साथियों को समृद्ध कर सकें। वास्तव में यही कारण है कि मेगालोमैनिक अंकल सैम वही करता है जो वह करता है, भले ही अमरीकी टाइटैनिक का संचालन कोई भी कर रहा हो।
अगर ट्रंप का दूसरा आगमन इस बात का साक्षी बनता है कि यह कॉनमैन डीप स्टेट को क्रॉस करने के लिए काफ़ी ट्रंपियन है, तो फिर संभवतः इसका भी वही हश्र होगा जो 1963 में 35वें राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का हुआ था, जब उसने CIA की वियतनाम युद्ध को आगे बढ़ाने की चाल को कमज़ोर करने की चुनौती दी थी, लेकिन पोस्ट कैनेडी एरा में अमरीकी सेना की तेज़ी से लागूकरण के साथ यह जो तब तक एक कम तीव्रता मामला था, फटाफट एक विशाल संघर्ष में बदल गया। इस बात का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस बारूद के पीपे पर आज दुनिया बैठी हुई है, वह दिन बा दिन गुब्बारता जा रहा है, जबकि आने वाला अर्मगेडन एक 800 किलोटन परमाणु गोरिल्ला में बदलने की तैयारी कर रहा है, और जिसकी खोपड़ी में अत्यधिक क्रोध और नारकीय विनाश की हलचल भी मच रही है, चूंकि एक नादिर पर पहुंचने और रास्ता बदलने की दिशा खो बैठने के बाद वह मानवता को एक नया आगाज देने के लिए तड़प रहा है। रूबिकॉन वाकई पार कर लिया गया है और आगे कोई ऑफ रैंप दिखाई नहीं दे रहा। विडंबना ये है कि आने वाला अर्मगेडन बिल्कुल वैसा ही है जिसकी दुनिया को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यह हमारे समाज की गंदी रगों से शैतान को बाहर निकालने का शुभ काम करेगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दुनिया जानती है कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन अक्वल्लाह लाठी में सिर्फ भयानक आवाज़ ही नहीं बल्कि शैतानों का बैंड बाजा बजाने के लिए दर्दनाक साज भी होता है, इससे पहले कि उनका राम नाम सतिया हो जाए। वाकई जो कांटे बोते हैं उन्हें कभी फूल नहीं मिलते, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी इस संसार का नियम है। न ही लातों के भूत कभी बातों से मानते हैं, और न ही बिना डंडा चलता है दुनिया का कोई धंधा। सचमुच नेटो और रूस के बीच एक सीधा टकराव होना अभी बाकी है, जिसमें रूस को परमाणु हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वह युद्ध के मैदान को बराबर कर सके और अपने अमर शत्रु के हाथों अपमानजनक शिकस्त का सामना करने से बच सके। इसी तरह गाज़ा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए फिलिस्तीनियों को खत्म करने की इज़राइल की चाल स्पष्ट रूप से केकवाक साबित होने से बहुत दूर है। और इस बात का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इस संघर्ष में बलोकड़ बिल्लियों का शामिल होना अभी बाकी है, क्योंकि बमुश्किल कुछ ही साल दूर एनुस हॉरिबिलिस 2028 के साथ नरक के दरवाजे अंततः एक के बाद एक खुलने शुरू हो जाएंगे। इस पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर उसी तरह आमने सामने आने की तैयारी कर रहे हैं जैसा उन्होंने लगभग 84 साल पहले 1940 के दशक के दौरान किया था। और यही बात दोनों कोरिया पर भी लागू होती है, क्योंकि अगले दशक या उसके आसपास कोरियन पेनिनसुला के पुनः एकीकरण की संभावना भी कार्डों पर लिखी हुई है। न ही चीन को इस भ्रम में रहना चाहिए कि ताइवान के साथ पुनः एकीकरण या ताइवानीकरण बिना गोली चलाए पूरा किया जा सकता है। जैसे जैसे हम लगभग 2028 में अपनी तकदीर के साथ मुलाकात के करीब पहुंच रहे हैं, ये सभी युद्धरत थिएटर और मोर्चे अंततः इतिहास के दाईं तरफ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस और दूसरी तरफ एक्सिस ऑफ ईविल के बीच एक एकल वैश्विक संघर्ष का हिस्सा बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में जाति हत्याओं से लेकर कमजोरों और असुरक्षित लोगों की कई दशकों की पराधीनता तक मानवता के खिलाफ ऐसे अपराध को बेशर्मी से बढ़ावा देने और सक्षम बनाने के लिए एक्सिस ऑफ ईविल को अपनी टेढ़ी टांगों के बीच पूंजीवादी दुम के साथ छोड़ दिया जाना तय है। लोग कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह बेचारा शहर की तरफ भागता है, लेकिन आने वाले अर्मगेडन के दौरान इस दुनिया के हराम खोर गीदड़ों को छिपने के लिए शहर तो दूर कोई पिंड भी नहीं मिलेगा। जबकि इस तरह का आवर्ती अर्मगेडन ऐतिहासिक रूप से एनस हॉरिबिलिस पर केंद्रित दशक के दौरान सामने आता है,
कुल मिलाकर आकवल सर्दियां भी वास्तव में विश्वासघाती पानी में नेविगेट करने से कुछ कम नहीं हैं, जब हमारा संकटग्रस्त टाइटैनिक हर तरफ से लगातार तूफानों और ब्लिज़र्ड से प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आकवल सर्दियां पुराने रक्षक के पतन के मंचन के लिए प्रसिद्ध हैं, ताकि एक नई आकवल साइकिल के आगमन के ठीक समय पर एक नई प्रणाली के लिए रास्ता बनाया जा सके। आकवाल सर्दियों के दौरान न सिर्फ दुनिया भर में घातक संघर्ष और गृहयुद्ध छिड़ते हैं, बल्कि ज्यादातर मानवता की अंतरात्मा भी मर जाती है, जैसा कि आज दुनिया भर में हो रहा है। यह उल्लेखनीय है कि एनस हॉरिबिलिस आकवाल सर्दियों के मिड पॉइंट को चिह्नित करता है, जैसे कि अगला एनस हॉरिबिलिस 2028 मौजूदा आकवाल सर्दियम 2018 से 2038 के केंद्र में स्थित है। अनुस हॉरिबिलिस वह साल है जिसके दौरान 21 साला दक्षिणी यूरेनियन सर्दियम अपने चरम पर पहुंचता है, जो किसी तरह हर 84 साल में एक बार हमारी दुनिया के अपने आर्मागेडन के चरम पर पहुंचने से संबंधित है। हम आज वास्तव में एक लंबे और अंधेरे आकवाल सर्दियम के बीच में हैं, जैसा कि हम लगभग 84 साल पहले भी थे। जिस तरह पिछले आकवाल सर्दियम 1934 से 1954 की अलविदा ने न सिर्फ उस भयानक समय के जनाजे का, बल्कि कई दशकों की सापेक्ष समृद्धि के आगाज का भी ऐलान किया था, जो दुनिया भर में 1950 के दशक से शुरू हुई और जिसका लागू 1990 के दशक तक रहा। उसी तरह अच्छे पुराने चमकदार खुशहाल दिन एक बार फिर से हमारे किनारों पर लौटने के लिए तैयार हैं, जैसे ही मौजूदा आकवाल सर्दियम 2018 से 2038 हमें विदाई देता है। पिछले कई दशकों में मानवता के किए गए अपराधों का प्रायश्चित करने और मुरली वाले को भुगतान किए जाने के बाद दुनिया भर में सचमुच एक बार फिर से एक उज्जवल सुबह उभरने वाली है, जैसे ही विश्व युद्ध 3 की चिता लगभग एक दशक में शमशान घाट पहुंचती है। कोई गलतफहमी ना करे, आने वाला अर्मागेडन जो पहले से ही गाजा से लेकर हैती तक हम में से कई लोगों पर मंडरा रहा है, इसका एनस हॉरिबिलिस 2028 के आसपास दुनिया के लगभग हर कोने की यात्रा का भुगतान करना तय है, ताकि बेशर्मी से एक गहरी खाई और कुएं के बीच फंसी हुई मानवता को एक नए सिरे से शुरुआत करने में सक्षम बनाया जा सके। सीधे शब्दों में कहें तो प्रकृति के नियमों का अपमान और उल्लंघन किया गया है, और ऐसे अपराधों के लिए सजा देना उतना ही जरूरी है, जैसे कि एक अपराधी के दृष्टांत में कहा गया है कि जब तक उसके चेहरे पर मुक्का न मारा जाए, तब तक वह कभी भी अपने किए का प्रायश्चित नहीं करेगा। तदनुसार आने वाली सजा हमारे लिए नरक के राजमार्ग पर यू टर्न करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशा बदलने के लिए यहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। धरती पर कियामत के ऐसे दिन के बिना हम न सिर्फ आत्मसंतुष्ट, बल्कि पाठ्यक्रम बदलने के बजाय अपनी खतरनाक योजनाओं से चिपके भी रहेंगे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि हम नरक के दरवाजों की तरफ भागने का भी जोखिम उठाएंगे और हम बायोलॉजी को नाराज करके अपने आप को नाश भी कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारी बायोलॉजी इस असहज सामाजिक राजनीतिक नाटक को सिर्फ देखती ही नहीं आ रही है, जो समय की शुरुआत से लेकर हर 84 साल में एक बार जब यह अपने चरम पर पहुंचा, बल्कि इसने हमेशा हमारी पीठ पर भी नजर रखी, क्योंकि इसने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किया है ताकि हम यह किस्सा सुनाने के लिए एक और दिन तक जीवित रहें। हमारे पास वास्तव में संयम बरतने के लिए एक अंतर्निहित विकासवादी तंत्र है, और जब हम सर्वनाश का सामना करते हैं तो हम संपार्श्विक क्षति को भी कम करना जानते हैं। हमारा भोलापन कि मानवता को एक दिन परमाणु हथियारों से मिटाया जा सकता है, ऐसा विचार एक अतिशयोक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है।
हालांकि आने वाला आर्मागेडन कितना ही भयानक क्यों न हो, जिसमें परमाणु हथियारों से कई शहरों के सर्वनाश होने का खतरा भी है, लेकिन फिर भी मानवता का अधिकांश हिस्सा आलू गोभी के पराठे सुड़ने के लिए जीवित रहेगा। बस इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही परमाणु धूल जमेगी, मानवता भी वही करना शुरू कर देगी जो यह सबसे अच्छा करना जानती है। बबलू डब्लू ट्रबलू बनाना, और वह भी मलाई मार के। जैसे ही जन्म दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचता है और विवाह की पवित्र संस्था मानव समाज के सामने और केंद्र में एक बार फिर से अपने मौलिक स्थान को पुनः प्राप्त करती है। हालांकि ऐसी गोद भराई की पार्टी केवल कुछ दशकों तक ही चलेगी। इससे पहले कि परिचित सामाजिक बुराइयां एक बार फिर हमारे किनारों पर लौट आएं और मानवता को अपने साथ एक और संघर्ष में डुबो दें, ठीक उसी तरह जैसे 22वीं सदी का आगाज अगले अक्वानियम 2039 से 2122 के एनस हॉरिबिलिस 2112 के आसपास तेजी और उग्र रूप से पकने वाले एक घातक आर्मागेडन के साथ होता है। सामाजिक हांडी में तड़का डालकर और कुल मिलाकर आकवाल साइकिल ने न केवल अद्भुत पूर्व ज्ञान के साथ भविष्यवाणी की है, बल्कि यह औसतन हर 84 साल में एक बार मानवता की गंदगी को साफ करने के अपने वचन को पूरा करने की दिशा में भी अग्रसर है, जैसा कि इसने लगभग 1944, 1860, 1776 और इससे पहले भी किया था। मानव सभ्यता पर आकवाल साइकिल के आवर्ती मंत्र के अनुरूप विश्व युद्ध 3 के दूसरी तरफ एन्नुस हॉरिबिलिस 2028 और एन्नुस मिराबिलिस 2039 के बीच कुछ समय के दौरान निम्नलिखित परिदृश्य सामने आने की बड़ी संभावना है, जैसे ही ग्लोबल रीसेट पूरे जोरों पर आता है। एक एक उज्जवल सुबह जो एक बार फिर से जनता के लिए आशा और समृद्धि बहाल करते हुए दुनिया के अधिकांश हिस्सों में उभरेगी, जिसमें बहुत सारे देश पुनर्जन्म की भावना महसूस करेंगे। हालांकि मुट्ठी भर राष्ट्र खुद को निरंतर अनिश्चितता में पाते रहेंगे। जिस तरह अंधेरे और उजाले का जन्म जन्म का साथ है, उसी तरह ऐसी वैसी कभी खुशी तो कभी गम की यह कहानी भी हमारे किनारों पर शुरू से ही चलती आ रही है। फिर भी ऐसी खुशियों को पाने से पहले हमें हर 84 साल में एक बार धरती पर क़यामत का सामना करना पड़ता है। 2 अधिकांश देशों में अति दक्षिणपंथी लोक लुभावन राजनीति पराजित हो जाएगी, क्योंकि यह कई दशकों तक भूमिगत कक्ष में बंद रहेगी। हालांकि यह एक बार फिर उभरेगी और अब से लगभग 84 साल बाद अपने चरमोत्कर्ष पर फिर पहुंचेगी। फिलहाल पुराने दिनों की तरह अच्छे नेता फिर से उभरेंगे और जिन पर लोग एक बार फिर से भरोसा करेंगे। जबकि पिछले कुछ दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगभग नक्शे से मिट गई थी, लेकिन वह अपने उस प्रभुत्व को पुनः स्थापित करेगी जो 84 वर्ष पहले शुरू हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी का अपने अतीत की छाया बनकर भारतीय समाज के हाशिए पर चले जाना तय है। 3 दशकों से उनकी शिशु उत्पादन लाइनें सूखी होने के कारण जापान और कोरिया जैसे मरण लगे देशों की प्रार्थनाएं आखिरकार पूरी होंगी, जैसे ही बेबी बूम दुनिया भर में एक नया चलन बन के उभरता है। आखिर खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है। 4 गाजा और वेस्ट बैंक दोनों पर कब्जा करने के माध्यम से ग्रेटर इजराइल गंभीरता से अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि ऐसी चूहे की चाल उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि इससे रंगभेदी राज्य को नक्शे से पूरी तरह मिट जाने की संभावना भी हो सकती है। इजराइल आसमान से टपका जरूर है, लेकिन इसका खजूर में अटकना भी तय है। 5 यूरो प्रयोग अंततः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्ज के पहाड़ के नीचे दबे यूरोपीय राष्ट्र जागेंगे और अब समझ जाएंगे कि उनके वित्तीय हितों की पूर्ति एक राष्ट्रीय मुद्रा से ही हो सकती है, जिस पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो, न कि एक बिना कपड़ों वाले बादशाह के निर्देशित होकर कि उन्हें अपने देश को कैसे चलाना है।
बस कुछ यूं समझो कि एक न एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। 6। यह देखते हुए कि नेटो रूस को उसके ही पिछवाड़े में पारंपरिक युद्ध के साथ दबाना जारी रखेगा और पूर्ण विजय प्राप्त होने तक पीछे हटने से इनकार करेगा और साइबेरियन टाइगर अपने अमर शत्रु के हाथों ऐसी अपमानजनक हार को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए परमाणु हथियारों का प्रयोग ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान बनकर उभरेगा, जिससे अंततः ऐसे दशक लंबे संघर्ष का समाप्त होगा, ताकि पूरी तरह से थकावट और पतन के कगार पर खड़े सभी दलों के लिए पीड़ा समाप्त हो सके। लंदन और पेरिस से लेकर बर्लिन और मॉस्को तक और वहां से मैनहट्टन और शिकागो तक के शहर परमाणु हथियारों से सर्वनाश होने की अग्रिम पंक्ति में हैं। बस यूं समझो कि वह दिन दूर नहीं जब नेटो के दबाव से तंग आकर रूस 100 सुनार की बजाय एक लोहार की लगाएगा, जिससे न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, और फिर दुनिया के कोने कोने में हो जाएगा सबका अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। 7। विश्व युद्ध 3 के परमाणु रूप में बदल जाने के साथ ही नेटो गठबंधन टूट जाएगा, जब यूरोपीय राष्ट्र आखिरकार अपने होश में आएंगे और वे समझ जाएंगे कि उनकी सुरक्षा अंकल सैम की युद्ध मशीन का हिस्सा बने बिना ही सर्वोत्तम रूप से की जा सकती है। यह वह युद्ध मशीन है जिसे मुख्य रूप से कॉरपोरेट हितधारकों की खातिर बर्बर युद्ध छेड़ने के माध्यम से राष्ट्रों को नष्ट करने और भारी मुनाफा कमाने के लिए डिजाइन किया गया है, और जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के रूप से बेहतर जाना जाता है। यह सच है कि बुरे वक्त में समझदार लोग गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं, लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों जैसा कोई उल्लू दा पट्ठा ही होगा जो खोते को अपना प्यो बनाकर अपने ही ऊपर बुरा वक्त ले आता है। 8। नेटो को नष्ट करके और यूक्रेन को रंप स्टेट बनाने के बाद रूस पूर्व सोवियत यूनियन के नक्शे कदम पर एक बार फिर से पैदा हुई महाशक्ति के रूप में उभरेगा, जैसे ही रूबल अपने मोजों को फिर से खोजता है। एक जमाना था जब अमरीकी पट्टे रूस पर हंसा करते थे, और एक जमाना आज है कि दुनिया अमरीका पर हंस रही है, क्योंकि कौवे की तरह अंकल सैम भी हंस की चाल चलने निकला था, लेकिन कमीना अपनी भी भूल गया। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जबकि दुनिया आज रूस को सलाम करती है, अमरीका का दरवाज़ा ऊंचा होने के बावजूद भी दुनिया का कोई ऊंट दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। 9। भारत और पाकिस्तान को उनकी खूनी तलाक के लगभग 84 साल बाद तकदीर के साथ एक और मुलाकात का मौका मिलेगा, जब क्षेत्रीय विवाद अधिकांशतः सुलझ जाएंगे और जिससे दोनों भाई राष्ट्रों के बीच दोस्ती और सहयोग की एक नई सुबह का आगाज होगा। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि टहनी जब पेड़ से टूटती है तो दर्द सिर्फ टहनी को ही नहीं बल्कि पेड़ को भी होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सचमुच एक नई प्रेम कहानी शुरू होने वाली है, जिसमें प्याज काटकर सरहद के आर पार न सिर्फ बैंड बाजा बजेगा बल्कि मराज और वोटियां भी सजेंगी, और पुराने दिनों की याद दिलाते हुए लोग एक बार फिर खुशी से अपने टबरों से मांग करेंगे कि मैं भी कुकड़ खासा। 10। लगभग 84 सालों के मधुर कड़वे अलगाव के बाद अंततः चीन का ताइवान के साथ एकीकरण होगा, हालांकि खूनी संघर्ष के माध्यम से, जैसे ही विश्व युद्ध 3 अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। कोरियाई प्रायद्वीप का भी यही हश्र होने वाला है। यह सच है कि एकता में शक्ति होती है, लेकिन शक्ति को एकता में कैसे बदलते हैं, इसको देखने का मौका हमें अब चीन की उभरती हुई वैश्विक प्रभुत्व से ही मिलेगा। बस कुछ यूं समझो कि हाथी की तरह चीन के दांत भी खाने के और दिखाने के। और 11। अमेरिका को हटाकर चीन एक नया हेजेमन बनेगा, और इसी के साथ वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप फैसले और भू राजनीति का नियंत्रण अपने हाथ में लेना शुरू करेगा, जैसे ही चीनी युआन वैश्विक व्यापार में सबसे शक्तिशाली मुद्रा बनने के लिए
अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ना शुरू करता है। हालांकि डॉलर एंग्लोस्फीयर में व्यापार पर हावी रहेगा, लेकिन फिर भी इससे अंकल सैम को अपने दांत पीसते हुए निराशा होगी जैसे ही वह नंगारकुठा बुड्ढा खूसट एक गहन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उपचार की एक लंबी यात्रा शुरू करता है। यह तो सभी जानते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, लेकिन हथौड़ा मारकर लोहे को कैसे गर्म किया जाता है, यह कोई चीन से ही सीखे। 12 अमेरिका के निर्विवाद हेजेमनी का अंत एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह होगा, क्योंकि अमेरिकी लोगों की खुशी के लिए अंततः वह अब अपने देश में ही अपना बुनियादी ढांचा और उद्योग स्थापित करना शुरू करेगा, बजाय इसके कि वह अपनी ऊर्जा और संसाधनों को निरर्थक चक्र में फंसाकर दुनिया को टुकड़े टुकड़े करने में बर्बाद करता रहे। 900 चूहे खाकर हज पर जाने वाली बिल्ली के पदचिन्हों पर चलते हुए अब अंकल सैम भी हज पर जाने की तैयारियां करेगा, लेकिन फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, वह गुलाटी मारना कभी नहीं भूलता। यह था अक्वल साइकिल का नटशेल। देवियों और सज्जनों, यह अक्वल साइकिल का नटशेल का अंत है और मैं हूं अमजद फारूक, बाबाए अक्वल साइकिल। हमारे अनिश्चित समाज पर अक्वल साइकिल के अपरिहार्य मंत्र को समझने के लिए आप सबको बधाई हो। इस नए ज्ञान के साथ अब आप दुनिया भर में चल रहे पागलपन को समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यह 84 साल पहले 1940 के दशक के दौरान हुआ था। नोट करें कि अक्वल साइकिल अब दुनिया की 12 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में उपलब्ध है। इन भाषाओं में हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी, जर्मन, रूसी, जापानी, चीनी, उर्दू और अरबी भी शामिल हैं। आपके सुनने और अक्वल साइकिल में आपकी दिल लगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं www.akwalcycle.com। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उस सच्चे बादशाह वाहे गुरु और रब्बुल आलामीन की कृपा और दया हमेशा आप पर बरसती रहे। राम राम, रब राखा, खुदा हाफिज।